हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन का वीडियो में हमने लाइन बाय लाइन आपको समझाने का काम किया। उम्मीद करता हूं कि उस वीडियो से आप लोग को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि अभी जो हम एमसीक्यू करने वाले हैं वो उसी सब्जेक्ट से होगा और खुद ब खुद आप टिक लगा पाएंगे। जो भी स्टूडेंट पिछली वीडियो को देखा है, इस प्रश्न को देखने के बाद वो देखते ही आंसर कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे स्टूडेंट जो भी उस वीडियो को देखे हैं, सब के कम से कम 4 से 5 नंबर तो ज़रूर मिल जाएंगे इस सब्जेक्ट से, अगर प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है तो। चलिए, बिना देर किए उस एमसीक्यू को करते हैं, जो कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के पार्ट से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। सीटेट स्टूडेंट के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए, आप लोगों के स्क्रीन पे दिखेगा, यहाँ पे जो प्रश्न दिखाई दे रहा है, बच्चों के मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। जी हाँ, बच्चे जो मुंह से बोलते हैं उस भाषा का आकलन करना, यानी कि चेक करना कि बच्चे का भाषाई विकास कितना हो पाया है, उसका सही तरीका क्या है, इस यही पूछ रहा है प्रश्न में आपसे। प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, सुने हुए दोहराने के लिए कहना और शब्द पढ़वाना। क्या होगा इसका सही आंसर, यही आपसे जानने का प्रश्न प्रयास कर रहा है। देखिए, इसका सही आंसर यही होगा कि इसमें जो मौखिक आकलन के लिए होता है, उसमें सबसे सटीक आपका होगा विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। जी हाँ, स्टूडेंट के साथ या शिक्षक एक छात्र के साथ जो बात करते हैं, अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, कुछ इधर उधर की भी बातें करेंगे। सारे संदर्भों पे अगर जो है सुचारू ढंग से वो भाषा प्रयोग के अनुसार बोल पाता है, तो समझिए कि आपने उसका सही सतत आकलन कर लिया। यानी कि विभिन्न संदर्भों में बातचीत के दरमियान आप पता कर पाएंगे कि सतत मूल्यांकन उसका कितना हुआ, या फिर सतत आकलन, भाषाई विकास जिसे कहते हैं, वो कितना हो पाया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसमें 1 का 2 हो जाएगा, प्रश्न संख्या 1 का। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा प्रश्न संख्या 2, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है। भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक लिखित रूपों का के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना, या फिर बर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन करना। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप ध्यान रखेंगे एक चीज़ और, यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है, व्याकरण। अब यह बताएं कि एक प्राइमरी लेवल का बच्चा, उसको क्या व्याकरणिक ज्ञान होगा। जब भी आप पेपर सॉल्व करें, पेपर 1 में अगर यह प्रश्न आता है, तो ये ऑप्शन सीधे ही आपका गलत होगा, क्योंकि प्राइमरी का बच्चा व्याकरणिक चीज़ों को नहीं जानता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों का प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बालक का सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब ही होता है सतत, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और व्यापक जो होता है वो आपका होता है बड़े पैमाने पे। तो बड़े पैमाने पे लिखित परीक्षा का ही आयोजन होता है। आप लोगों को हमने कंसेप्ट के वीडियो में इस चीज़ को बताया था। सतत मूल्यांकन आप भाषा के मौखिक रूप में भी कर सकते हैं। कुछ सवाल जो आपने हल कराए हों, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार कुछ चीज़ों को मौखिक रूप से पूछ सकते हैं। यानी कि भाषा के मौखिक और लिखित रूपों का प्रयोग की क्षमता का आकलन आप कर सकते हैं। यानी कि प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिखेगा 3। इसमें है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। मैंने कॉन्सेप्ट के वीडियो में आपको बताया था कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। पहले उसका निदान, यानी कि उसकी कमियों का पता लगाते हैं। कमी के पता लगाने के बाद ही हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। कहाँ तक छात्र का जो है भाषाई विकास हो पाया है, इस चीज़ का हम आकलन करते हैं। किस में?
निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से, और उसके बाद ही हम जो है उसको उपचार प्रदान करते हैं। यानी कि कमियों को प्रदान करना निदानात्मक परीक्षण, और उसके बाद उसके समस्याओं को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो इसमें आपसे यही पूछ रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? क्या वो समय और अवधि पर, क्या समस्याओं का कारणों का सही पहचान पर, या फिर उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, या भाषिक नियम के अनुसार? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न में आपको जो पूछा जा रहा है वह है आपका समस्याओं के कारणों का सही पहचान पर ही आपका उपचारात्मक शिक्षण जो है डिपेंड करता है। तो कारण अगर पता लगेगा तभी उसका उपचार कर पाएंगे। तो कारण का अगर सही पहचान होता है तो आप जो है उसका उपचार कर पाएंगे। इसलिए 3 का बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखेगा प्रश्न संख्या 4। वो जो प्रश्न है वो कह रहा है कि भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है किसमें, किसके माध्यम से? मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित या मौखिक दोनों परीक्षण के माध्यम से, या इनमें से किसी के माध्यम से नहीं? अभी हमने बताया कि आप भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन जैसे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन कर सकते हैं। तो सीधी बात है कि लिखित और मौखिक दोनों रूप में आप जो है बच्चे के भाषाई मूल्यांकन को कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 4 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगता है? अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। कह रहा है मूल्यांकन का लाभ किस किस को मिलता है? केवल अध्यापक को, केवल छात्र को, केवल अभिभावक को, या उपरोक्त में से सभी को? जी हाँ दोस्तों, एज ए टीचर आप भी चाहते हैं कि छात्र का विकास हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि अध्यापक को भी जो है इसका लाभ होता है। छात्र अगर कुछ सीखता है या विकास करता है, इंप्रूवमेंट करता है, स्वाभाविक है उसको लाभ होगा। और जब शिक्षक और छात्र दोनों को लाभ होगा तो पेरेंट्स को भी बिल्कुल लाभ होगा। यानी कि उपरोक्त में से सभी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। निम्न में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, या सभी? जी हाँ दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं ये सबसे बड़ी विश्वसनीयता रखते हैं। अच्छे प्रश्न में और क्या चाहिए? वैधता हो, प्रश्न अच्छा हो, विश्वसनीयता हो कि जी हाँ ये प्रश्न जो हम कर रहे हैं वो सही है, और वस्तुनिष्ठता यानी कि 1 नंबर वाले कम समय में होने वाले प्रश्न होते हैं वो, यानी कि सभी जो है इसका सही आंसर है। 6 का डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आपको प्रश्न संख्या 7 के बारे में। तो आपको दिखेगा कि गृह कार्य, कक्षा परीक्षण, दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरी आदि का प्रयोग किया जाता है किसमें? सतत मूल्यांकन में, निदानात्मक मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, या व्यापक मूल्यांकन में? देखिए ये सारी चीजें जो है गृह कार्य सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। कक्षा परीक्षा यानी कि आप टीचर पढ़ा रहे हैं, कक्षा में कुछ पूछते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि इसके बारे में जान पाया कि नहीं। दत्त कार्य होमवर्क जिसे आप कहते हैं, प्रश्नोत्तरी यानी कि क्लास में ही जो चीज़ पूछते हैं, इन सभी का प्रयोग सतत मूल्यांकन में किया जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन नहीं, उपचारात्मक मूल्यांकन नहीं, रचनात्मक मूल्यांकन भी नहीं, व्यापक मूल्यांकन भी नहीं। इसका प्रयोग जो है आप सीधे तौर पे कह सकते हैं प्रश्न संख्या 7 का जो आपका ए ऑप्शन है वही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो आपको दिखेगा, उपचारात्मक शिक्षण निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है? त्रुटियों का पता लगाना। त्रुटियों का पता हम निदानात्मक परीक्षण में लगाते हैं। बच्चे को तत्पर रखने के लिए, बिजी रखने के लिए, ऐसा नहीं है। छात्रों की प्रगति का पता लगाना, बिल्कुल नहीं। छात्र का पिछड़ापन दूर करना, ये उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। यानी कि 8 का डी सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है
छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना, बालकों को तत्पर करना, छात्रों की प्रगति का पता लगाना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। निदानात्मक परीक्षण का अर्थ यही है कि छात्रों की समस्याएं, कमियां, विफलता जो भी है उसका हम पता लगाते हैं। तो निदानात्मक परीक्षण में यानी कि 9 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की एक विशेषता बताएं। इनमें से इसके अंतर्गत केवल समस्यागत विषय का शिक्षण किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों की समस्याओं का पता लगाना है। इसमें बालक की परीक्षण किया जाता है। यह केवल कुछ विषय तक सीमित होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है इसके अंतर्गत केवल समस्यागत विषय का शिक्षण दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर जरूरत के हिसाब से विशेष कक्षा का भी आयोजन किया जाता है। किसमें? उपचारात्मक शिक्षण में। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है जो आपको परीक्षा में परेशान करते हैं, पूछते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। 5 प्रश्न देखे जाते हैं प्रत्येक सीटेट के पेपर 1 में। 5 प्रश्न इससे देखे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।